नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन यूपीएससी पर। ये है आपकी पॉलिटी क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको दिखाता हूँ अनअकैडमी आपके लिए लाया है कुछ बेहतरीन कोर्सेज जिसके द्वारा आप यूपीएससी की तैयारी बहुत इजीली कर सकते हैं, सस्ते रेट पर कर सकते हैं। यानी कि पूरी की पूरी तैयारी बहुत ही आसान हिस्सों में जो है आसान रेट में आपको मिल सकती है। तो पूरा स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सारी स्लाइड दिखा देता हूँ क्या क्या है। अभी न्यू बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से। इसमें 1 साल का प्रोग्राम है, 2 साल का प्रोग्राम है। ये 1 साल का पूरा डिटेल है कैसे क्या प्रोग्राम होगा। इसके अलावा देखेंगे कि ये जो है 1 साल की जो प्रोग्राम में टीचर होंगे, उनका क्लास कब चलेगा, डेट क्या होगा और कितने घंटे की क्लास चलेगी, वो यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। ये बाइलिंगुअल क्लास की बात है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है दोनों भाषाओं में बात की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये देखेंगे इंग्लिश मीडियम के टीचर कौन से होंगे, उसका पूरा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा आप आगे देखेंगे ये है आपका हिंदी मीडियम का डिटेल, यानी कि हर भाषा को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी ने इसको तैयार किया है। ठीक है, इसके अलावा 2 साल का पूरा प्लान आपको दिख रहा है कि इसमें जो है इसको भी आप ले सकते हैं। जिनका जो है भी 2 साल बाद में देने का विचार है या यूपीएससी देने का विचार है तो उनके लिए भी ये प्लान है, उसका डिटेल यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कि मेंस का भी बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें संपूर्ण मेंस कवर किया जाएगा, उसका भी डिटेल यहाँ पर है। पूरे डिटेल के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा 60 डेज का इनका प्रीलिम्स का जो है एक क्रैश कोर्स चल रहा है जो कि 28 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं फटाफट जा करके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए यदि आप इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये बता रहे हैं कि बहुत ही सिंपल है ऑनलाइन पढ़ाई करना। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि आप जो है बहुत इजीली अपने एजुकेटर से बात कर सकते हैं, उसका डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा ये है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर। यदि आप यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको मिलेगा 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री एकदम। अगर 4 से 10 रैंक के बीच में आते हैं तो आपको मिलेगा 75% स्कॉलरशिप, यानी कि फटाफट ये कोर्स आप खरीद सकते हैं। यदि आपके पास पैसे का अभाव है और टैलेंट है तो आपके लिए अनअकैडमी बहुत ही बेहतरीन मौका लेकर के आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ और स्लाइड है हमारे पास। 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रेक इट ऑल, यानी कि पूरा सब कुछ डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। और 28 अगस्त तक आप परचेज करते हैं तो इसमें आपको अच्छा खासा छूट भी मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ स्लाइड हमारे पास और है, उसको मैं आपको बताता हूँ। अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कॉम्बो, यानी कि जो तैयारी कर चुके अच्छा खासा टेस्ट सीरीज चाहिए उनके लिए भी यहाँ पर बढ़िया ऑफर है, इसको आप परचेज कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं। ये है आपका पूरा डिटेल। यदि आप एक सब्सक्रिप्शन में सब कुछ लेना चाहते हैं, यानी कि प्रीलिम्स में सब कुछ आप चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर डिटेल पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है आपका मेंटरशिप डेज, यानी कि कैसे आपको क्या चीज़ें बताई जाएंगी वो सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, 28 अगस्त से ये भी स्टार्ट हो रहा है आपका। और ये है आपका मेंस का पूरा प्लान, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। यदि आपने फ्री दे लिया है या फ्री आपका जो है लगता है कि आराम से निकल जाएगा तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ और स्लाइड है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है इनका लोन प्लान। यदि आप लोन जो है लेकर के पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर बेहतरीन प्लान अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बुक्स यदि आप चाहते हैं कि कौन सा बुक्स पढ़ना है बेसिक तौर पर तो उसके लिए 20 बुक्स का एक सीरीज है इनका, ये भी आप परचेज कर सकते हैं चाहें तो। ठीक है, तो ये है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप सीरियसली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये कोर्सेज, ये बुक्स, ये टेस्ट सीरीज आपको मिल सकते हैं अनअकैडमी पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए अब क्लास शुरुआत करते हैं और आते हैं अपनी स्लाइड पर, क्लास की स्लाइड पर। ठीक है, ठीक है, ये हमारा अगला स्लाइड है। इससे पहले वाली क्लास में हमने नागरिकता जो है स्टार्ट किया। नागरिकता संविधान का भाग 2 है जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक की चर्चा है। उस क्लास जो पहली क्लास हुई थी उसमें हमने विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक के बीच में अंतर जो है अच्छे से स्पष्ट किया था कि कौन कौन से अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को मिले हैं। यूपीएससी सवाल पूछती है यहाँ से। ठीक है, और मोदी जी ने जो एससीए एनआरसी पर अपना जो एक तरीके से अपना एक नया विधान जो लेकर के आए हैं, इससे यह भी तय होता है कि कंटेम्प्रेरी मुद्दा रहा है तो नागरिकता से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के उसको जरूर देखें। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नागरिकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है ये हम देखेंगे।
तो संविधान की भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको थोड़ा सा जो मैंने डिस्क्लेमर दिया था इसका। इस संबंध में इसमें अस्थायी और विस्तृत उपबंध है, यानी कि संविधान बहुत स्पष्ट नहीं कर पाता है कि किसी व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलेगी या किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे जाएगी या कौन कौन व्यक्ति हैं जो भारत के नागरिक हो सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत अच्छी व्याख्या संविधान ने प्रस्तुत नहीं की है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय यानी कि 26 जनवरी 1950 के समय भारत के नागरिक बने। यहाँ जो बात होगी संविधान में, जो बात होगी यानी कि मूल संविधान में जो बात होगी वो केवल किसकी होगी, जो 26 जनवरी 1950 के भारतीय नागरिक बने, केवल उनकी बात होगी, उनके बच्चों की बात होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अलावा कैसे नागरिकता आपको ग्रहण करना है या आपकी नागरिकता कैसे जा सकती है, इन सब पर संविधान कुछ नहीं कहता है। बस इतना सा कहता है कि ये सब करने का अधिकार किसका है, संसद का है। तो यहाँ पर आप आगे देखेंगे या संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। ठीक है, तो यदि संसद को लगता है कि कोई नया कानून बनाना चाहिए या किसी नए जो वर्तमान कानून है उसमें कोई संशोधन करना चाहिए, तो ये सब अधिकार दे दिया संसद को कि आप इस पर कानून बनाइए, और ज़्यादा उसमें कोई व्याख्या संविधान के मूल प्रावधान में नहीं किया गया। ठीक है, तो अब अगर गाइडलाइन है तो संसद ने उस पर काम भी किया और संसद ने काम क्या किया, इसी प्रकार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया और इसमें समय समय पर संशोधन भी किया। एक संशोधन हुआ 1986 में, दूसरा हुआ 1992 में, तीसरा हुआ 2003 में, चौथा हुआ 2005 में, और जो अंतिम संशोधन हुआ है वो 2019 में हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसे आप कहते हैं 2019 CAA। ठीक है, तो वो अभी रिसेंटली कुछ वर्ष पहले हुआ, 2019 में हुआ है। ठीक है, तो उन सब पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ये स्लाइड समाप्त होता है, अगला स्लाइड देखते हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो भारतीय संविधान है वो क्या कहता है किसी नागरिक के बारे में, क्योंकि यहाँ पर 26 जनवरी 1950 में संविधान आपका लागू हुआ तो उस वक्त जिनको नागरिक भारतीय संविधान के द्वारा माना जाता है तो उसके पीछे प्रावधान क्या है उसको हमें देखना है। ठीक है, तो पहला जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है, यह शर्त यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, कौन कौन से 3 शर्तें हैं। पहला है कि वो जो है उसका खुद का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो या उसके माता पिता का हुआ हो या वो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, तो 26 जनवरी 1950 को उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया, विभाजन हुआ तो बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान गए और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आए। तो उस संबंध में क्या बात है, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करते हों तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। शर्त क्या है, यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ, यानी कि इस डेट से पहले अगर स्थानांतरित हुआ हो और अपने प्रवसन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो तो वो नागरिक हो सकता है। ठीक है, दूसरा शर्त क्या है, यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में ये प्रवसन होगा, प्रवचन लिखा हुआ, ठीक है, प्रवसन किया है तो वो भी भारत का नागरिक जो है हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसको पंजीकृत तो होना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि है लिखने में, PDF बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर जो शर्त है वो 2 है, यदि 19 जुलाई 1948 से पहले आया है और सामान्यतः भारत में रह रहा है तो भारत का नागरिक होगा 26 जनवरी 1950 को। लेकिन यदि 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो उसे पंजीकृत होना होगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह भारत में उसे निवास भी करना होगा, उसके बाद ही वो पंजीकृत हो सकता है। और ये प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में। ठीक है, किसमें है, अनुच्छेद 6 में है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला स्लाइड, ठीक है। तो ये देखेंगे हम, एक व्यक्ति, यानी कि जो चार वहाँ पर देखे थे आपने, उसमें दो पर हमने चर्चा कर लिया, तीसरा क्या है, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया, लेकिन बाद में भारत में फिर से पुनर्वास के लिए लौट आया, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद में 6 माह तक भारत में रहना होगा, ठीक है। तो ये भी प्रावधान किसके लिए है, जो एक बार पाकिस्तान गए लेकिन उनको लगा कि भैया पाकिस्तान में तो गड़बड़ स्थिति है, भारत ही चलते हैं, तो वापस आ गए। ऐसे लोग मुस्लिम ज़्यादा थे जिनको एक बार ये लगा कि भैया भारत में स्थिति गड़बड़ हो सकती है, लोग हमको यहाँ पर मारेंगे पीटेंगे, हमको भगा देंगे, रहने नहीं देंगे, तो पाकिस्तान चले गए। जब पाकिस्तान चले गए तो उनको पता चला कि भैया नरक अगर कहीं पर है तो पाकिस्तान में है। जब पाकिस्तान में उन्होंने नरक देखा तो फिर से आ गए और कहा कि भैया इंडिया से अच्छी कोई जगह मुसलमानों के लिए नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए भी नागरिकता का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 7 में की गई है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 4 में क्या है, सॉरी अनुच्छेद 4 ये नहीं है, ये चौथा प्रावधान है, ये अनुच्छेद 8 की बात है। एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, ठीक है, इनके माता पिता या इनके दादा दादी अब अविभाजित भारत मतलब जो पाकिस्तान और भारत दोनों मिला करके था, ठीक है, उसमें पैदा हुए हों, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, ठीक है, वो इंडिया में नहीं रह रहा है, आउट ऑफ इंडिया कहीं भी रह रहा हो, पाकिस्तान में नहीं कहीं और, ठीक है, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है, चाहे तो भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके से किया है, ठीक है। यानी कि जिस देश में रह रहा है वहाँ पर गया, भारतीय उच्चायोग के पास में उसने कहा कि मैं नागरिक बनना चाहता हूँ, तो उसने जो है अप्लाई किया, तो भारत का नागरिक बन सकता है। और ये प्रावधान आपका अनुच्छेद 8 करता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 करता है, ठीक है। तो ये तरीके हैं या ये वो तर्क हैं जिनके आधार पर कोई भी 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक हो सकता है, अकॉर्डिंग टू जो है कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान के अनुसार, ठीक है। बाकी तो 1955 के अधिनियम में संसद ने विधि बनाया कि कोई कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकता है, कौन नागरिक होगा, किसकी नागरिकता कैसे जा सकती है, वो प्रावधान उन्होंने बनाया, ठीक है। तो उन सब पर चर्चा करेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि आपको कोई सवाल है तो उसको कमेंट बॉक्स में रख के पूछ लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।